ट्विन टावर का काउंटडाउन, कुछ घंटों का इंतजार। ट्विन टावर विस्फोटकों से लद चुकी है। टावर के पास सख्त सुरक्षा पहरा है। पल पल की निगरानी हो रही है। पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अब चंद घंटों का इंतजार बाकी है जब ये भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। तैयारियां फुल एंड फाइनल हो चुकी हैं। 28 अगस्त को 12 बजे फाइनल चेकिंग होगी। उसके बाद पुलिस का ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। 100 मीटर दूर से विस्फोट होगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग धराशायी होगी। 50 मीटर तक झटका महसूस किया जाएगा। नुकसान होने पर भरपाई होगी। जिस तरफ हवा का दबाव होगा उसकी उल्टी दिशा से बटन दबाया जाएगा और विस्फोट होते ही धूल का गुब्बार उठेगा। Now, what assumption our company Vibrotech has made, that is 24 to 34 millimeters per second. तो अगर 4-5 रिक्टर स्केल का भूकंप अगर ये बिल्डिंग बगल की बिल्डिंग ये झेल सकती है तो ये तो उसका 10% वाइब्रेशन भी नहीं। डायनामाइट बॉक्स के जरिए विस्फोटकों में करंट जाएगा। जैसे ही हरे बटन को दबाया जाएगा चंद सेकंड में बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में। ब्लास्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी यहाँ मौजूद है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए स्थिति। आदेश है कि ये डिमोलिशन का जो काम है जनहित में कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की क्या जरूरत है, वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी CSIR की टीम को, CBRI की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है। तो आज हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे हम लोग ATS बिल्डिंग के पास में हैं और इसमें 5-6 हम लोग टोटल खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं। उसमें से 17 जियोटेक्निकल सिस्मोग्राफ्स भी हैं, ट्राइक्सल ट्रांसड्यूसर्स भी हैं, IMU यूनिट्स भी हैं, कुछ ब्लैक बॉक्सेस भी हैं। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का जो लोकेशन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लें और एक बार देख लें करके, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिलेगा, हम लोग पहले से उन सब चीज़ों को फाइनलाइज कर लेंगे। यही नहीं, प्रदूषण बोर्ड की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं ताकि टावर के गिरने के बाद प्रदूषण को कम किया जा सके। हवा की क्वालिटी मापने के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। प्रदूषण बोर्ड की ओर से साफ सफाई के लिए 200 लोग लगाए जाएंगे। एंटी स्मोक गन लगाई जाएगी। पानी का छिड़काव होगा। साथ ही जरूरत के हिसाब से प्रशासन और भी कदम उठाएगा। डिमोलिशन के बाद के भी सारे प्लान्स जो है रेडी कर लिए हैं कि एरिया को सबसे पहले क्लीन किया जाना है। मैक्सिमम युद्ध स्तर पर पूरे की क्लीनिंग की जानी है। एंटी स्मोक गन्स चारों तरफ चलेंगी बेस्ट पॉसिबल वे में। वाटर स्प्रिंकलर्स हमारे टैंकर्स रहेंगे, मैकेनिकल स्वीपिंग रहेगी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से अलग से टीम लगाई गई है जो पूरी व्यवस्था पर नजर रख रही है। ट्विन टावर के 1 किलोमीटर के दायरे में सख्त सुरक्षा रहेगी। साथ ही कई रोड पर यातायात भी बंद रहेगा। हमने इसके लिए एक एक्सक्लूजन जोन बनाया है जो लगभग 250 से 450 मीटर तक दोनों टावर्स के आसपास होगा। इसमें से इवैक्यूएशन कराया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या वाहन या ऑर्गेनिज्म उस एरिया में नहीं रहेगा। और उसके बाद जिस समय ये ब्लास्ट होगा उससे लगभग 1 घंटा पहले से ट्रैफिक जो है हम कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर उसको डाइवर्ट करेंगे। इस इलाके में
आवारा कुत्तों को भी हटाया जा रहा है। एनिमल एम्बुलेंस के जरिए कई दर्जन कुत्तों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यहाँ पर रेसिडेंट्स का कहना है कि ये यहीं रहते हैं, इनको वो लोग खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं। ऐसे में जब वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए क्या, और इसी वजह से एक नहीं दो नहीं कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर नजर आ रही हैं जो सुबह से ही यहाँ डॉग रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। इनका कहना है जब हालात सामान्य होंगे तो वापस इन डॉग्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी के पास चलते हैं। आनंद, नोएडा वासी ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे, कल किस तरह की व्यवस्था की गई है ट्रैफिक को लेकर के? जी देखिए जसप्रीत, इस समय मैं एमरेट्स कोर्ट में हूँ। इस सोसाइटी के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है इस अवैध इमारत को गिरवाने के लिए, और हमारे साथ यहाँ की एक सीनियर मेंबर है, आरती जी हैं, और कुछ और सीनियर्स भी हैं। मैम, किस तरह से आप लोगों को कहाँ कहाँ शिफ्टिंग के लिए कहा गया, आप लोगों ने कहाँ कहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखी है शिफ्ट होने के लिए? अब ये हमारे आरडब्ल्यूए ने एक अपने इनिशिएटिव पे किया था कि नेबरिंग सोसाइटीज़ ने ऑफ़र किए थे अपनी जगह। तो एक पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, पार्श्वनाथ सृष्टि और जो सिल्वर सिटी है, वहाँ हम लोगों को उन लोगों ने जगह दी है और हमारा स्टाफ वहाँ जाकर रहेगा और रेजिडेंट्स भी रहेंगे। तो स्टाफ को, क्योंकि हमें सब कुछ क्लोज़ करके यहाँ से जाना है और 1:30 बजे के बाद यहाँ कोई रह नहीं सकता। उसके बाद तो फिर वो जब वापस आएंगे, और सारी सर्विसेज हम बंद कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल, डीजीज, गैस, पानी और सब कुछ, तो वो सर्विसेज सारी देख रहे हैं। मैम, ये सारा जो आप कवर करवा रहे हैं, ये ग्रीन एरिया खराब ना हो आपका? ये एक्चुअली टाइल्स हमारी थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और ये इस पे मशीन्स नहीं चल सकती हैं। तो जब वो डस्ट आके, थोड़ा सीमेंटेड डस्ट है, उसमें बहुत कुछ होगा, कंक्रीट वगैरह के सबका कंबाइंड मिक्सचर आने वाला है। तो हमारे पास ये था कि इसको हम जब करेंगे तो शायद जब वो आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी से मुलाकात की है और 20 मिनट तक ये मुलाकात चलती है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि जब इन दोनों ट्विन टावर का डिमोलिशन होगा तो पूरी सुरक्षा बढ़ती जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस ध्वस्तीकरण पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी लगातार बनी हुई है। कुछ देर पहले नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है और इसमें टावर को लेकर के तमाम जानकारियां इन दोनों की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टावर ध्वस्तीकरण के समय पूरी सतर्कता और सुरक्षा रखें। तो मुख्यमंत्री योगी जो लगातार इसको लेकर के मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जिसमें और इस बीच आपको बता दें कि गगनचुंबी इमारतों को गिराना आसान नहीं है। हम आपको अब ऐसी लिस्ट बताते हैं क्योंकि दुनिया की 7 ऐसी इमारतों की लिस्ट हमने खड़ी की है जिसको डिमोलिशन किया गया है और उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो कितनी लंबी उसको लेकर के स्टडी की गई है, महीनों का वक्त दिया गया है। तो ऐसे दुनिया की 7 गगनचुंबी इमारतों के बारे में एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दुनिया की 7 सबसे ऊंची इमारतें जिनको बाद में गिरा दिया गया। आखिर क्यों ये इमारतें गिरा दी गईं? कैसे और किस टेक्नोलॉजी से इन बड़ी इमारतों को गिराया गया? किस इमारत में कितना बारूद फिट किया गया? सब आपको बताएंगे। नोएडा का ट्विन टावर तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म ये है जहां सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों के विध्वंस को दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो काउंटडाउन शुरू हो रहा है।
बिल्डिंग नंबर 7, ओशियन टावर, टेक्सास, अमेरिका। ऊंचाई 143.26 मीटर। अमेरिका की एक गगनचुंबी इमारत कभी अमेरिका की शान मानी जाती थी। इस इमारत में स्विमिंग पूल था, लग्जरी जिम था, एक स्पा रूम भी था। लेकिन निर्माण के 2 साल बाद ही बिल्डरों ने देखा कि इमारत के पिलर्स में दरारें बनने लगी हैं। इस टावर की नींव 16 इंच नीचे खिसक गई थी। पूरी इमारत दक्षिण दिशा की तरफ झुकने लगी। पहले इसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई, जिसके बाद 2009 के दिसंबर महीने में कंट्रोल डिमोलिशन इंक के नाम से जानी जाने वाली एक कंपनी ने $75 मिलियन की इस इमारत को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग नंबर 6, लैंडमार्क टावर, टेक्सास, अमेरिका। ऊंचाई 130 मीटर। साल 1857 में जब पहली बार लैंडमार्क टावर को खोला गया था, तो ये उस वक्त जनता के लिए खोली गई दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत थी। लेकिन 30 सालों के बाद यह इमारत कमजोर होने लगी। साल 2000 में लैंडमार्क टावर एक बवंडर की चपेट में आ गया, जिसके बाद इमारत को गिराने का फैसला हुआ। 163 किलोग्राम विस्फोटक की मदद से इस इमारत को गिरा दिया गया, जिसका गवाह पूरा अमेरिका बना। बिल्डिंग नंबर 5, AFE टावर, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ऊंचाई 116 मीटर। AFE टावर यूरोप में ध्वस्त होने वाला उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर था। AFE टावर एक विश्वविद्यालय के परिसर का हिस्सा था। कई शिकायतों के बाद विस्फोटकों का इस्तेमाल करके इस इमारत को ध्वस्त किया गया। साल 2014 में इस इमारत के विध्वंस का लाइव प्रसारण किया गया, जिसको 30,000 लोगों ने देखा। बिल्डिंग नंबर 4, गोल्डन फ्लावर, शियान, चीन। ऊंचाई 118 मीटर। चीन के शीशान शहर में जब इस बिल्डिंग को गिराया गया, तब ये साल 2015 में चीन में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ये गगनचुंबी इमारत साल 1996 में बनाई गई थी, लेकिन दशकों से इसका उपयोग नहीं किया गया था। टावर में दरारें आ रही थीं, जिन्हें भरना मुश्किल था, इसलिए इसे गिराया गया। गिराने से पहले इसके चारों ओर 13 फीट गहरी खाई खोदी गई और 1270 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 12,000 डेटोनेटर लगाकर इमारत को धमाके से गिराया गया। बिल्डिंग नंबर 3, हडसन डिपार्टमेंट स्टोर, मिशिगन, अमेरिका। ऊंचाई 134 मीटर। साल 1911 में हडसन डिपार्टमेंट स्टोर की नींव रखी गई थी, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था। 80 साल से ज्यादा समय तक इस बिल्डिंग में कामकाज चलता रहा, लेकिन साल 1998 में JL हडसन डिपार्टमेंट स्टोर को ध्वस्त कर दिया गया। तब 20,000 लोगों ने इस विस्फोट को देखा था।
धमाका इतना जोरदार था कि इसके आसपास की इमारतों की खिड़कियां बंद करने के बाद भी टूट गई थी। बिल्डिंग नंबर 2, ब्रिटेन पावर पॉइंट स्टेशन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका। ऊंचाई 152 मीटर। इस इमारत में पहली बार साल 1960 में काम शुरू हुआ था। यहां कोयले से बिजली बनती थी, लेकिन जब संयंत्र बंद हो गया तो कंपनी ने इसे गिराने का फैसला किया। इसमें 2 कूलिंग टावर थे जिनको गिराया जाना उस वक्त साल 2006 में विश्व रिकॉर्ड था। पूरे शहर के लोग इस विध्वंस को देखने के लिए ब्रिटेन पॉइंट पावर स्टेशन पहुंचे थे। बिल्डिंग नंबर 1, मीना प्लाजा, अबू धाबी, यूएई। ऊंचाई 168 मीटर। मीना प्लाजा टावर का निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी इसे ध्वस्त होने वाली सबसे ऊंची इमारतों में से एक होने का खिताब हासिल है। डेवलपर्स ने पहली बार 2007 में मीना प्लाजा का निर्माण शुरू किया, लेकिन 2012 में स्वामित्व के विवाद की वजह से इसे गिराने का फैसला किया गया। साल 2020 में इस इमारत को ध्वस्त करने का फैसला हुआ। इसमें कुल 4 इमारतों को गिराया गया, जिसमें 6000 किलोग्राम प्लास्टिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ये वो इमारतें हैं जो सफलतापूर्वक गिराई गईं, लेकिन एक बहुत बड़ी चिमनी को भी जर्मनी में गिराया गया था, जिसकी ऊंचाई 337 मीटर थी। ये अब तक विध्वंस की गई सबसे ऊंची संरचना है। ये चिमनी साल 1981 में जर्मनी में बनाई गई थी। साल 2005 में यहां जब बिजली स्टेशन को बंद कर दिया गया था, तो चिमनी को गिराने का फैसला हुआ। इस चिमनी को 2 अलग-अलग स्तरों पर उड़ा दिया गया था, ताकि ये आसपास नुकसान न पहुंचा सके। परिप्लान मंडल है, सब कुछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने किया है। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता। कोई बड़े बेटे कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसी ने फंसाया ऐसा। नमस्कार, मैं हूं स्वाति नेगी। आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री, नंबर 1 मौत मिस्ट्री को कवर करने के लिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। गोवा में हम मौजूद हैं और इस वक्त मैं हूं अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर, वो जगह जहां पर सोनाली फोगाट के जो मौत है, जिसमें जो 2 आरोपी हैं, उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर, इसी पुलिस स्टेशन में वो दोनों मौजूद हैं। यहीं पर लॉकअप में बंद है और अब से कुछ ही देर में उन दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस ले जाएगी। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही घंटे पहले गोवा पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। ये 2 आरोपियों में पहला आरोपी वो है कर्लीज होटल जो है, कर्लीज क्लब जो है, जहां पर जो कि ग्राउंड जीरो माना जा रहा है सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री के मामले में, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। साथ ही पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो कहा जा रहा है कि जिसने सोनाली फोगाट तक ड्रग्स पहुंचाए थे, क्योंकि कल ही गोवा पुलिस ने ये पर्दाफाश किया था। उन्होंने ये बताया था अपनी पीसी करके, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि सोनाली फोगाट को उनकी मौत से कुछ देर पहले कुछ संदिग्ध ड्रग्स दिए गए थे लिक्विड में मिलाकर, और सुखविंदर जो दोस्त है उनकी पीए, सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान का, उन दोनों ने मिलाकर जो है लिक्विड में ड्रग्स मिलाया
और साथ में वो पीने के लिए दे दिया जबरन सोनाली फोगाट को, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। उसी मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब गोवा पुलिस गोवा का चप्पा चप्पा छान रही है, हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस मौत की मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 22 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट पहुंचती हैं गोवा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। हर कोई सकते में आ जाता है देश का हर और इसी वक्त जो है हम आपको लिए चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी विवेक गुप्ता के पास, जो कि उसी कर्लीज क्लब में मौजूद हैं जहां से उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है। इस समय हम गोवा के अंजुना बीच के कर्लीज पब के बाहर हैं, जहां पर सोनाली फोगाट 22 तारीख की रात में अपने दोस्तों के साथ और अपने पिए सागवान और सुखविंदर के साथ यहां पर आई थी और आने के बाद यहां पर उसे पुलिस ने खुलासा किया है कि यहां पर उसे जबरन ड्रग्स दिए गए थे, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हम आपको उस जगह लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर ये पूरी पार्टी चल रही थी और जहां पर सुखविंदर, सागवान और सोनाली के साथ साथ मुंबई से भी कुछ दोस्त यहां पर आए थे। और दोस्त यहाँ पे जब पार्टी चल रही थी तो पुलिस ने खुलासा किया है कि सागवान और सुखविंदर ने सोनाली को किसी लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर दिए और जबरन देने की कोशिश कर रही थी। देखिए इस समय हम कर्लीज जो पब है उसके अंदर मौजूद हैं और जहाँ पे ये पार्टी चल रही थी वहाँ पर पुलिस ने उस पूरे जो फ्लोर है उसे सील कर दिया है। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बड़ा पब है कर्लीज का और गोवा में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्लीज पब। और यहीं पर उस दिन पार्टी चल रही थी और पार्टी चलने के दौरान ही सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिए गए थे, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन हालांकि पहले दिन जो सोनाली फोगाट की मौत की जब खबर ये सामने आई थी तो कहा गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, लेकिन अब जो परिवार है वो पहले दिन से ही इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उनकी मौत जो है वो नेचुरल है। उन्होंने हत्या का शक जताया और हत्या का शक जो जताया है सोनाली के परिवार ने, सोनाली के रिश्तेदार ने, उनका कहना है कि उनका जो पीए है सुधीर सांगवान वो ही इस पूरे हत्याकांड का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसी ने ही मर्डर करवाया है सोनाली फोगाट का। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, लगातार आप लोगों ने शुरुआत से ही उनकी हत्या की बात कही थी, किस दावे के साथ आप लोग कर रहे थे कि उनकी हत्या? मैं तो कोई भी चैनल उठा के देख लो, मैं तो हर एक चैनल को यही कहता था अभी हत्या हुई है। मैंने ये कभी नहीं कहा भाई हार्ट अटैक है। इस वजह से आप लोग कह रहे थे कि उनकी हत्या की गई है? मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ भाई इसको पॉइजन दिया गया है, ये साफ ये आई गया इन्वेस्टिगेशन में भी पॉइजन दिया गया है। जो पीए हैं सुधीर सांगवान वो काफी पहले से यहाँ पर आए हैं, हालांकि हरियाणा के रहने वाले भी हैं। वो 2019 के चुनाव में संपर्क हुआ था उसका एक ड्राइवर के नाते। वो ड्राइवर रखा गया था, आस्ता आस्ता ड्राइवरी करते करते वो फिर पीए का रूप धारण कर। जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जंतर मंतर पर जिस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और शराब नीति को लेकर जिस तरह से सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है, बड़ी तादाद में यहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ से युवा मोर्चा का ये पैदल मार्च आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी तरीके से स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि साथ में दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से यहाँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी की ओर से इस तरह का मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं तो कहीं पर सांसद मनोज तिवारी अपनी ओर से मोर्चा थामे हुए हैं और युवा मोर्चा की ओर से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से आप देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में युवा मोर्चा की ओर से इस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली के अलग अलग जिलों से तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
और हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बैनर पोस्टर के साथ में ये विरोध प्रदर्शन है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और लगातार उनके खिलाफ ये नारेबाजी ये बता रही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से किस तरह से अब बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है, उसी के साथ साथ अब उनके खिलाफ नारेबाजी, शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन। और अब यहाँ पर मंच पर मौजूद है मनीष साथ ही मनोज तिवारी जो इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। राज को जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, जिसकी शुरुआत स्वराज से होती है और समापन अपराध राज पे होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ही मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल आप मुद्दों को मत भटकाइए, आप जनता के सामने जवाब दीजिए कि आपने शराब माफिया को राहत क्यों दी, 2% से उनका कमीशन 12% क्यों किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए। जब शिकायत हुई तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो 25 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया, सोकार्ड नोटिस, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों आपने दिल्ली के लोगों को, युवाओं को रिहायशी कॉलोनी में, स्कूलों में और मंदिरों के पास ठेके खोलकर उनको शराब के नशे की ओर ढकेलने का काम किया है? इस बात का जवाब नहीं है। दोस्तों याद रखो, 144 करोड़ और 30 करोड़ कितना होता है? 174 करोड़। इसके बाद 1 करोड़ और मिलाओ, कितना होता है? 175 करोड़। उसमें 8100 करोड़ मिलाओ, कितना होता है? जोड़ो 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 मेरे भाई, 8275 करोड़। और 2% से 12% कमीशन कर दिया गया शराब व्यापारियों का। जितनी शराब बिकी है, 87% शराब की बिक्री ज्यादा हुई। इसमें जो डेटा है उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का यहाँ लूट हुई है। अब जरा 800 करोड़ गौरव खारिज में जोड़ दो, कितना हुआ मेरे दोस्त? 800 करोड़ और जोड़ो, 8175 करोड़, 8275 करोड़ प्लस 800 करोड़, कितना हुआ? 9075 करोड़। 9075 करोड़ तो हिसाब में पकेटों में लेके चल रहा हूं। मेरे युवा भाइयों, ये सारे पैसे, अभी इसके बाद एक और हिसाब जोड़ो। एक शराब की एक बोतल की बिक्री पे तो 329 रुपया मिलने वाली दिल्ली सरकार को आज कितना मिल रहा है? 8 रुपया 32 पैसा। मेरे मीडिया के भाई बहन, आप भी हिसाब लगा लो। मेरे युवा भाई तो हिसाब लगा रहे हैं, घरों में बैठे हुए लोग हिसाब लगा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हिसाब बताया है कि ये लूट कम से कम 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच बैठती है। हम केवल गिरफ्तारी तक ही नहीं रुकेंगे, हमारी डिमांड है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो और इनसे लूट का पैसा लेकर दिल्ली के झुग्गियों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए उसको खजाने में जमा जब तक नहीं करा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तब तक चैन से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोग दिल्ली के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हो। हम आगे बढ़ते हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष बासु रुखर को, प्रदेश के प्रभारी अपने कोषाध्यक्ष भी हैं विष्णु मित्तल को, और इस आज के प्रोटेस्ट में विशेष कार्य निभा रहे गौरव खारी सहित अपने सभी साथियों को यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं नहीं कह रहा, अब तो दिल्ली की गली गली कह रही है कि गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है।
तक जाएंगे और लक्ष्य पाए बिना बैठेंगे नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निकाल लूंगा ना तो 1 to 1 हो जाएगा। आपने सर एंड मूवमेंट दे दिया, मैं कैसे कैमरा करता हाथ में। हाँ, वो तो है ही, अच्छा किए तो। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।